रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10 हमारा राजस्थान यूनिट नंबर 1 के तहत राजस्थान के इतिहास में हम गुहिल वंश का साथियों अध्ययन करेंगे। गुहिल वंश, गुहिल वंश साथियों, राजस्थान के इतिहास में गुहिल वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुहिल वंश जहां स्थापित हुआ वो रियासत का नाम था मेवाड़। क्या नाम था? मेवाड़। और मेवाड़ रियासत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत राजस्थान की मेवाड़ रियासत के अंदर मुख्यतः जो वर्तमान के अंदर जो जिले आते हैं उनके अंदर है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और इसके आसपास का क्षेत्र। साथियों, जहां गुहिल वंश शासन किया करता था, गुहिल वंश का जो शासन था उस रियासत को मेवाड़ कहते हैं। और मेवाड़ जो रियासत थी वो मुख्यतः वर्तमान में जो जिले हैं जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश का जो नामकरण है वो वहां के जो शासक थे गुहिल उनके नाम से हुआ है। याद रखना, गुहिल वंश का जो शासक थे गुहिल वंश के, उनका नाम था गुहिल। और उनके नाम से क्या है कि इस वंश की जो स्थापना है या इस वंश की जो नामकरण है वो किया गया है। अब अपने क्या है कि गुहिल वंश से संबंधित 3 विद्वानों के बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है या मत है, वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। अबुल फजल है, वो गुहिल वंश का जो संबंध है वो ईरान का जो शासक था नौशेख खां। शासक का नाम क्या है? नौशेख खां, यानी ईरान के जो शासक है नौशेख खां, उनसे क्या है कि संबंध वो जोड़ते हैं। कौन? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और अक्सर क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि अबुल फजल ने गुहिल वंश का संबंध ईरान के किस शासक से जोड़ा है, तो अपना उत्तर क्या देंगे? नौशेख खां से। उसके साथ साथ में कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश का जो संबंध है, किसने? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिल वंश का जो संबंध है वो वल्लभी के जो शासक है उनके साथ में उन्होंने संबंध है वो जोड़ा है। और तीसरा जो विद्वान है या जो तीसरे जो विद्वान है उनका नाम है नेणसी व गोपीनाथ शर्मा। नेणसी व गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने क्या है कि गुहिल वंश का जो संबंध है वो ब्राह्मणों से जोड़ा है, ब्राह्मणों से संबंधित किया है। अब साथियों, एक एक करके हम दोबारा देख लेते हैं कि गुहिल वंश का संबंध है जो 3 महत्वपूर्ण जो विद्वान हुए उन्होंने किन किन से जोड़ा है। तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुहिल वंश का संबंध ईरान के शासक नौशेख खां से किसने जोड़ा? अबुल फजल ने। गुहिल वंश का संबंध वल्लभी के शासकों से किसने जोड़ा? कर्नल जेम्स टोड ने। गुहिल वंश का संबंध ब्राह्मणों से किसने संबंधित बताया? मोहनोत नेणसी व गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा कि गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है या गुहिल वंश का जो संबंध है वो किनसे है? ब्राह्मणों से। तीनों विद्वानों के बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट या तथ्य साथियों, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद में क्या है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह बताया कि गुहिल वंश है, मतलब गुहिल वंश है या गुहिल ने अपना जो शासन है वो 566 ईस्वी के आसपास स्थापित किया। कब किया? 566 ईस्वी के आसपास में उन्होंने क्या है कि अपना शासन है वो स्थापित किया। ओझा जी के अनुसार 566 के आसपास गुहिल ने अपना शासन है वो स्थापित किया। ये याद आप अच्छी तरह से रख लेना। यहां से क्या है कि साथियों, गुहिल वंश की स्थापना या गुहिल वंश का शासन या गुहिल वंश की शुरुआत है वो मानी जाती है किस सन से? 566 ईस्वी के आसपास। 566 ईस्वी के आसपास ओझा जी ने, गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा जी ने कहा कि 566 ईस्वी के आसपास गुहिल वंश की जो स्थापना है वो गुहिल ने की या गुहिल वंश का जो राज्य है उसकी स्थापना की या गुहिल वंश की स्थापना है वो कब से शुरू मानी गई? 566 ईस्वी के आसपास में। और गुहिल वंश के जो प्रथम जो शासक थे उनका नाम था
गोहिल, और गोहिल के बाद में आगे वाले जो शासक हैं उनका नाम है साथियों बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। 2 नंबर की जो इनके जो शासक थे उनका नाम क्या है? बप्पा रावल। 1 नंबर वाले क्या हो गया? 1 नंबर वाले का नाम है गोहिल और 2 नंबर वाले का नाम क्या है? बप्पा रावल। बप्पा रावल साथियों गोहिल वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और इनसे संबंधित जो सन है या जो तिथि है वो है 734 से लेकर के, यानी बप्पा रावल का कार्यकाल कब से माना जाता है? 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक। 753 ईस्वी तक याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बप्पा रावल का शासन कब से कब तक है? 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी है, वहां तक क्या है कि बप्पा रावल का शासन है वो माना जाता है। और बप्पा रावल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि साथियों जानकारी बढ़ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बढ़ते हैं। मेवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि शासक रहे हैं बप्पा रावल, और इनसे संबंधित जितने भी तथ्य बढ़ते हैं वो अपने एक एक करके क्या है कि देख लेते हैं। बप्पा रावल, बप्पा रावल, बप्पा रावल साथियों मेवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि गोहिल वंश के शासक रहे हैं। और राज प्रशस्ति के अनुसार यह कहा जाता है कि 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ के जो शासक थे मानमोरी, 734 ईस्वी में मानमोरी नाम करके जो चित्तौड़ के जो शासक थे उनको उन्होंने क्या है कि हराया और चित्तौड़ के ऊपर अपना अधिकार है वो स्थापित किया। याद रखना 734 ईस्वी के अंदर, और चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे उनका नाम था मानमोरी। क्या नाम था? मानमोरी। उनको हराया और हरा करके क्या है कि चित्तौड़ पर उन्होंने अपना अधिकार है वो किया। और बप्पा रावल की जो राजधानी है, राजधानी का नाम था साथियों नागदा। क्या नाम था? नागदा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछ भी सकते हैं कि बप्पा रावल की निम्नलिखित में से राजधानी है या बप्पा रावल की राजधानी का नाम बताइए। हम क्या बताएंगे? नागदा बप्पा रावल की राजधानी का नाम है। और इसके साथ साथ में कैलाशपुरी के अंदर इन्होंने बहुत ही भव्य मंदिर बनाया था एकलिंग जी का। किनका मंदिर बनाया था? एक लिंग जी। इनको लकुलिस भी कहते हैं। और आप सभी साथियों को पता ही है कि लकुलिस जो देवता है वो कुल देवता माने जाते हैं। लकुलिस या एकलिंग जी कुल देवता माने जाते हैं। इनके माने जाते हैं। ये जो वंश चल रहा है अपना गोहिल वंश, यानी गोहिल वंश के जो कुल देवता है उनका नाम क्या है? गोहिल वंश के कुल देवता का नाम है एकलिंग जी या लकुलिस भी इनको कहा जाता है। और बप्पा रावल ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ, कैलाशपुरी के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। किस देवता का? एकलिंग जी का या लकुलिस जी का? एकलिंग जी को गोहिल वंश का क्या है कि कुल देवता है वो माना जाता है। और इसके साथ साथ में ओझा जी की कहते हैं कि ओझा जी के अनुसार बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या बताया गया है? कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या बताया गया है? कालभोज बताया गया है। और इसके साथ साथ में कालभोज की जो उपाधि है, यानी कालभोज की जो उपाधि है वो थी साथियों बप्पा। यानी कालभोज की उपाधि क्या बताया गया है? कालभोज की उपाधि का नाम बताया गया है बप्पा। क्या बताया गया है? बप्पा। और कविराज श्यामल दास जी के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था। यानी कविराज श्यामल दास जी ये कहते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था बल्कि एक खिताब का नाम था। किसका नाम था? एक खिताब का नाम था। और इसके साथ साथ में सीवी वेद नाम के जो विद्वान हुए हैं, सीवी वेद ने बप्पा रावल की जो तुलना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि एक सेनापति थे चार्ल्स मार्टेल। यानी सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है। और चार्ल्स मार्टेल कौन था साथियों? चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी वो सेनापति था जिसने क्या है कि यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को हराया था। ये आप याद रखना। मुख्य रूप से यहाँ 3 विद्वानों के स्टेटमेंट बनते हैं। कौन कौन से? पहला
ओझा जी ये कहते हैं कि बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम था क्या था? कालभोज। और कालभोज की उपाधि का नाम क्या था? बप्पा। ये आप याद रखना, कालभोज की उपाधि का नाम क्या है? बप्पा। और सीवी वेद ये कहते हैं कि बप्पा रावल है वो चार्ल्स मार्टेल के समतुल्य थे, यानी उनको मार्टेल जो चार्ल्स मार्टेल है उनके समकक्ष उन्होंने माना है। और इसके साथ साथ में कविराज श्यामल दास जी हैं, उन्होंने क्या है कि बप्पा रावल की जो तुलना है या बप्पा रावल को क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये किसी राजा का नाम नहीं था बल्कि एक खिताब का नाम था। किसका नाम था? एक खिताब का नाम था। आगे वाले जो राजा हैं उनका नाम है जेतरसिंह। क्या नाम है? जेतरसिंह। जेतर सिंह। और जेतर सिंह का जो कार्यकाल है साथियों वो शुरू होता है 1213 से लेके 1253 तक, 1253 ईस्वी तक मेवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण रावण रहे हैं रावल जेतर सिंह। और रावल जेतर सिंह से संबंधित जितने तथ्य बनते हैं वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या है कि परमाणु से चित्तौड़गढ़ को छीन करके, यानी चित्तौड़गढ़ के ऊपर उस वक्त क्या है कि परमार वंश का शासन था, उन्होंने परमारों से चित्तौड़गढ़ को छीन करके अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किनको बनाया? चित्तौड़गढ़ को। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले किस क्या है कि गोहिल वंश के शासक ने अपनी राजधानी बनाया? उस शासक का नाम था जेतर सिंह। क्या नाम था? जेतर सिंह। उसके साथ साथ में एक युद्ध हुआ था जेतर सिंह के समय में, उन्होंने कहते हैं भूताला का युद्ध। क्या कहते हैं? भूताला का युद्ध। भूताला का जो युद्ध है ये 1227 ईस्वी के अंदर हुआ, 1227 ईस्वी में। और किन के बीच में हुआ? जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह और साथ में दूसरी तरफ देश के अंदर दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश। यानी भूताला का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी के अंदर। किन के बीच में हुआ? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का जो युद्ध है वो हुआ। और इस युद्ध का जो वर्णन है ये बहुत महत्वपूर्ण साथी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इस युद्ध का जो वर्णन है वो जयसिंह सूरी ने एक पुस्तक लिखी थी। भूताला युद्ध का जो वर्णन है वो एक किताब है जयसिंह सूरी की लिखी हुई। जयसिंह सूरी की लिखी हुई ग्रंथ का नाम है और उस ग्रंथ का नाम है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन। ये किताब जो है हमीर मदमर्दन ये जयसिंह सूरी ने लिखी थी। भूताला के युद्ध का इसके अंदर जिक्र किया गया है और इसमें हमीर नाम करके जो शब्द है वो इल्तुतमिश के लिए काबे लिए गए, ये आप ध्यान रखना। यानी हमीर शब्द है वो दिल्ली के उस वक्त के जो दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे या सुल्तान थे इल्तुतमिश, उनके लिए उन्होंने क्या है कि हमीर शब्द का प्रयोग है वो किया है। और दोबारा देख लेते हैं अपने एक एक करके। भूताला युद्ध का जिक्र किसने किया है या भूताला युद्ध का जो वर्णन है वो किसने किया है? वो हमीर मदमर्दन नाम करके जो पुस्तक है उसके अंदर किया गया है। और किस विद्वान ने किया है? जयसिंह सूरी ने किया है। उस भूताला युद्ध कब हुआ? भूताला युद्ध हुआ साथियों 1227 ईस्वी के अंदर। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जेतर सिंह के बारे में उन्होंने गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान थे उस वक्त के, यानी गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान थे उनके अंदर उस वक्त के मेवाड़ के जो रावत थे या जो राजा थे उनमें सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान शासक क्या है कि कहा है। और उन्होंने क्या है कि इनकी पूरी पूरी प्रशंसा भी की है। कि इन्होंने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जेतर सिंह को गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, यानी गुलाम वंश के जितने सुल्तान थे उन सुल्तानों के समय में मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान शासक कहा है कि इनको जेतर सिंह को। इस प्रकार साथियों जेतर सिंह की उन्होंने क्या है कि बहुत रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो भारतीय इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये 1302 से लेकर 1303 तक।
यानी राव रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1302 से लेकर के 1303 ईस्वी तक का माना जाता है। और इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो भारतीय इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती है। और राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अक्सर क्या है कि राव रतन सिंह के शासनकाल से संबंधित एक या दो प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। तो चलो साथियों देखते हैं कि राव रतन सिंह के समय में महत्वपूर्ण घटना क्या घटित हुई। तो राव रतन सिंह के समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी साथियों 1303 ईस्वी के अंदर। 1303 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि 1303 ईस्वी के अंदर दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या है कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था वो था राव रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मनी, उनको प्राप्त करना। उस वक्त कहते हैं कि उनके कानों के अंदर किसी ने यह भर दिया कि राव रतन सिंह की जो पत्नी पद्मनी है वो बहुत ही सुंदर है। तो उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या है कि चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उस वक्त एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, साहित्यकार थे या कवि थे, उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने किताब लिखी थी, उनका नाम है पद्मावत। और ये लिखी गई थी 1540 ईस्वी में। 1540 के अंदर क्या है कि सॉरी गलत हो गया थोड़ा, मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो राव रतन सिंह या अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं थे, ये बाद के समय के हैं। उन्होंने किताब लिखी थी पद्मावत, जो कब लिखी गई? 1540 ईस्वी के अंदर ये लिखी गई। उन्होंने क्या है ये बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण क्यों किया। इसके पीछे कारण यह था कि उनकी जो पत्नी थी पद्मनी, उनको प्राप्त करने का कारण उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर बताया है। तो अपने देख लेते हैं कि पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। कब लिखी? 1540 के अंदर। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उसका वर्णन, उसका जो कारण है वो इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। आगे अपने देख लेते हैं साथियों, इस युद्ध के अंदर 1303 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अटैक किया, उस वक्त क्या है कि राव रतन सिंह और उनके जो सेनापति थे दो, गोरा व बादल। क्या नाम था? गोरा व बादल। ये तीनों क्या है कि राव रतन सिंह, गोरा व बादल, ये तीनों जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो इनसे युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया। कितनी महिलाओं के साथ में? 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया। और ये युद्ध आजाद हो, ये जो युद्ध था 1303 ईस्वी का, इसके अंदर एक बहुत बड़े साहित्यकार भी उस युद्ध के अंदर शामिल थे। उस साहित्यकार का नाम था अमीर खुसरो। याद रखना, क्या नाम था? अमीर खुसरो। प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि जब 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले पर अटैक किया, उस वक्त उनके साथ में कौन सा साहित्यकार था? अमीर खुसरो। या इस युद्ध के अंदर किस साहित्यकार ने भाग लिया था? उनका नाम था अमीर खुसरो। और इस युद्ध का वर्णन भी उन्होंने क्या है कि एक उन्होंने किताब लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतुह। खजाइन उल फुतुह नाम करके एक किताब लिखी थी अमीर खुसरो ने। उन्होंने क्या है कि इस पुस्तक के अंदर इस युद्ध का वर्णन है वो किया। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है साथियों। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर क्या है कि इस बुक के बारे में पूछ लिया जाता है कि खजाइन उल फुतुह नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो हम क्या बताएंगे? अमीर खुसरो। या चित्तौड़गढ़ के किले पर 1303 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो अमीर खुसरो ने उसका वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो हम क्या बताएंगे? खजाइन उल फुतुह नाम करके जो पुस्तक है उसके अंदर उन्होंने वर्णन है वो किया है। जब ये उन्होंने चित्तौड़ को विजित कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तब उन्होंने चित्तौड़ का जो प्रशासक है वो अपना पुत्र था उनका खिल्ज खान। पुत्र का नाम क्या था? खिल्ज खान। उनको क्या है कि चित्तौड़ का प्रशासक है वो बना दिया। और
चित्तौड़गढ़ का नाम जो है वो खिरजाबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? खिरजाबाद। खिरजाबाद यानी उन्होंने दो परिवर्तन किए, एक तो चित्तौड़ का प्रशासक बनाया अपने पुत्र को खिरचका को, और चित्तौड़गढ़ का नाम भी उन्होंने क्या रख दिया? खिरजाबाद उन्होंने रख दिया। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आता है साथियों, गोहिल वंश का अंतिम शासक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर क्या है कि पूछ लिया जाता है गोहिल वंश के लास्ट या अंतिम शासक का नाम बताइए। तो अंतिम शासक का नाम क्या है साथियों? रावल है, रतन सिंह। और इसके साथ में जब रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए तो इसके साथ में गोहिल वंश की जो शाखा थी उसका अंत हो गया और एक नई शाखा का जन्म लिया जो साथियों अपने कल पढ़ेंगे। गोहिल वंश के जो मुख्य तीन जो शासक है इंपोर्टेंट, और वो तीन शासक कौन थे वो अपने दोबारा देख लेते हैं एक एक करके। जिनका क्या है कि अक्सर क्या है कि अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गोहिल वंश के शासक कौन है? तो एक नंबर पे थे बप्पा रावल। एक नंबर पर नाम जो शासक उनका क्या नाम है? गोहिल वंश के बप्पा रावल। और दूसरे शासक का नाम है रावल जेठ सिंह, और तीसरे शासक का नाम है रावल रतन सिंह। ये तीन ऐसे शासक हैं जो क्या है गोहिल वंश से संबंध रखते हैं। कौन कौन से? बप्पा रावल, जेतर सिंह और रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के बाद में गोहिल वंश की जो शाखा थी चित्तौड़गढ़ के किले पर या चित्तौड़गढ़ के अंदर, या चित्तौड़ वंश, चित्तौड़ का जो साम्राज्य था वहां पे, उसके साथ में ये शाखा है वो खत्म हो जाती है। साथियों ये था आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपना चैप्टर। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप लाइक शेयर कमेंट साथियों अवश्य करना। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।